साथियों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट प्रमोद कुमार एक बार फिर लीगल चैनल lawyersncr.com पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको मिलती है सही लीगल नॉलेज एंड सही लीगल एडवाइस। दोस्तों 125 सीआरपीसी और 498 ए यानी 125 सीआरपीसी एंड 498 ए का जो कानून है, इसका पर्पस ये था कि जो पत्नियां, जो महिला हैं, वाइफ हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव, क्रुएल्टी ना हो। फिर चाहे वो मेंटल क्रुएल्टी हो या फिजिकल क्रुएल्टी हो। यदि शादी के उपरांत पत्नी को पति के द्वारा, पति के माता पिता या रिश्तेदार या परिवार के द्वारा किसी भी कारण से तंग किया जाता है और मजबूरी में घर से बाहर रहना पड़ता है, काम करने में कैपेबल नहीं है, या फिर वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कानून की मदद से मेंटेनेंस तय किया जाता है। मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। लेकिन एक बात और है, रीजनेबल कॉज के साथ अगर वो बाहर रह रही हो और अपने मायके में नहीं रह रही हो तब। दूसरी ओर इस मेंटेनेंस का अधिकार माँ बाप और बच्चे को भी दिया गया है, पर माँ बाप बहुत कम ही, ना के बराबर केस करते हैं। ज़्यादातर 99% तो रिपोर्ट ये है कि 99% लड़कियां यानी वाइफ अपना स्कोर सेटल करने के लिए ये केस करती है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 5% लोगों को ऐसी ज़रूरत होगी या जिनका रिजनेबल कॉज होगा, जो वाकई में क्रुएल्टी का शिकार हो रही होगी, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आज की तारीख में दोस्तों देखा यह गया है कि पत्नियां एक वेपन के तौर पर, एक हथियार के तौर पर 125 सीआरपीसी का यूज कर रही हैं। पत्नियां अपने पर्सनल लाइफ को, पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए, अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और एक्सटॉर्शन करने के लिए रेस्ट लाइफ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के में एंजॉय करने के लिए ज़्यादा कर रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का मतलब मुझे लगता है कि 70 to 80% जो आंकड़ा है वो ऐसा ही है, और जो कि गलत है। इस परिपाटी को तोड़ने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार और फिर मैं मुखातिब हूं lawyersncr.com पर। आज मैं आपसे बात करूंगा मेंटेनेंस केस, जिसे आप गुजारा भत्ता के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मेंटेनेंस कई जगहों पर दिया जाता है, लेकिन मैं आज सीआरपीसी की धारा 125 पर फोकस कर रहा हूं। और आज की इस एपिसोड को शुरू करने से पहले उन तमाम हमारे lawyersncr.com के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के सवालों का वो समाहित करेंगे, जिन लोगों ने ये सवाल किया है कि उनके जो सवाल है वो सवाल भी मैं ले लूँगा इसी एपिसोड में। उन सारे सवालों को एक-एक कर मैं बता देता हूँ। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक-एक कर मैं उनके कुछ सवालों को, सभी सवाल तो नहीं, 2, 4, 5 सवाल मैं आपके बीच रखता हूँ जो आपकी भी समस्या होगी। हमारे एक सब्सक्राइबर जो यूएसए में रहते हैं, मिस्टर संदीप जी, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली से, चूँकि उनका ससुराल दिल्ली में है, तो दिल्ली से उनकी वाइफ अंतरिम मेंटेनेंस का केस करी और अंतरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो गया है। उन्होंने पूछा है कि सर, कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर पति मेंटेनेंस ना दे तो क्या पति के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कोर्ट कर देगी? संदीप जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में आगे दे रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरा सवाल पंजाब से हरविंदर सिंह जी ने पूछा है कि सर, कोर्ट के आदेश के बाद अगर मैं भरण पोषण देने में सक्षम नहीं हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे खिलाफ क्या होगा? हरिंदर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको आपके सवाल का जवाब इसी एपिसोड में आगे दे रहा हूं, लेकिन आखिरी तक सुनेंगे। आपके सभी लोगों का सवाल का जवाब इसी में है। तीसरा जो सवाल है, मेंटेनेंस का केस क्या वाइफ अपने मायके से लगा सकती हैं? ये भी एक सब्सक्राइबर ने लिखा, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। चौथा है, संजय यादव जी लिखते हैं बिहार से कि सर, क्या कैरेक्टरलेस वाइफ को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा? हमारे एक और सब्सक्राइबर आशीष रंजन है, कनाडा में रहते हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछा है कि सर,
पत्नी आचरणहीन है, किसी के साथ गलत रिलेशन में है, पर बच्चा उसी के कस्टडी में है, तो क्या तब भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा? आशीष रंजन जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और मैं आपको ये सवाल का जवाब इसके आखिरी में दे रहा हूँ। रेखा आनंद जी हैं एक और सब्सक्राइबर, उन्होंने उन्होंने पूछा है कि वकील साहब किन किन आधारों पर झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। मुझे लगता है कि बाकी सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स हैं इसी में से उनका भी कोई ना कोई सवाल होगा, और मुझे लगता है कि ये सभी लोगों के सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो लोग भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप सब में से कोई भी इसी समस्या से मुझे लगता है कि उलझ रहे होंगे। तो आइए आप सबको विस्तार से बताता हूँ, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्त, आपसे बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, आखिरी तक सुनेंगे ताकि सभी प्रश्नों का जवाब आप सबको मिल सके। देखिए, जो 90% केस में बिना किसी बात का, लड़ाई का, झगड़ा का जो है, पत्नी क्या करती है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई विवाद पैदा करके पत्नी अपने मायके चली जाती है। अक्सर तो यही देखा जाता है। वहां से झूठी कहानी बनाकर, फेक स्टोरी बनाकर पति के पूरे नाते रिश्तेदार को इन्वॉल्व करते हुए डोमेस्टिक डिस्प्यूट यानी डोमेस्टिक वायलेंस की कहानी के साथ गुजारा भत्ता का केस यानी मेंटेनेंस का केस दायर कर देती है, और ये भी बताती है कि मायके में नहीं हूं मैं, एक अलग दिखाती है। देखा ये भी गया है तो जनरली ये केस एडवोकेट के माध्यम से होता है, वकील साहब करते हैं, तो वकील साहब को सारी कानूनी जो पेचीदगी है वो पता होती है, तो वो लोग मायके में ना दिखाकर कहीं अलग रेंट वेंट दिखा देते हैं ताकि मेंटेनेंस लेने में कोई परेशानी नहीं हो। देखा ये भी गया है कि कुछ प्रदेश के कोर्ट में जज साहब को ही माननीय उच्चतम न्यायालय यानी ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स के जो गाइडलाइंस हैं, जजमेंट हैं, उन कानून के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होती। ऐसे में साथियों, बिना किसी पिटिशन, बिना किसी एप्लीकेशन में दिए गए रिप्लाई, पति के द्वारा दिए गए इनकम एफिडेविट को पढ़े हुए, बिना उसका स्टडी किए हुए, फाइनेंशियल कंडीशन को दरकिनार करते हुए, कानून के तमाम नियम कायदों को तोड़ते हुए जज साहब इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देते हैं। ज्यादातर आर्बिट्री ऑर्डर पास हो जाता है। इधर वाइफ जो होती है वो फर्जी बातें, फर्जी प्रूफ, फर्जी कहानी, 5 गुना इनकम पति का दिखाते हुए, अंबानी के बराबर लाइफ स्टाइल का तुलना करते हुए, दिखाते हुए वो केस फाइल कर देती है। दोस्तों, आपको घबराने की, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हैसियत के हिसाब से कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट वाइफ को आप करते रहिए। बच्चे हैं तो बच्चे के नाम पे करते रहिए। आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है निर्वहन करना, वो आपको करना चाहिए, करना होगा। जो अधीनस्थ हाई कोर्ट है, साथ साथ जो अधीनस्थ हाई कोर्ट है, जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है उसका जो हाई कोर्ट है, वहां जाकर आप उसी समय के अंदर, जो लिमिटेड टाइम है 30 दिन के अंदर, आप रिवीजन में चले जाइए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाकर अपनी बात, अपना फैक्ट वहां पर रखिए। इधर ट्रायल कोर्ट में एविडेंस स्टेज का आपको वेट करना है। आप यहाँ वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि जब कोई भी वाइफ 125 सीआरपीसी में गुजारा भत्ता का केस करती है तो दोनों पक्षों को, यानी पहले आपकी वाइफ को ही ओथ इनकम एफिडेविट देना पड़ता है, जिसमें इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी सब कुछ दिया जाता है, जिसमें डिक्लेरेशन भी देना होता है कि अगर कोई जानकारी अगर गलत पाई गई या गलत दी गई, या कोई जानकारी गलत जानबूझकर दी गई या साबित नहीं कर पाई, तो ऐसे में कोर्ट जो है आईपीसी की धारा 191, 193, 199, 209 के तहत कार्रवाई करके जेल भी भेज सकती है, और इसमें 7 से 10 वर्षों तक का सजा हो सकती है। अब जरा जो डिक्लेरेशन का लाइन होता है वो भी मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि सभी एफिडेविट में, इनकम एफिडेविट में लास्ट का लाइन, डिक्लेरेशन का एक लाइन होता है, वहाँ पॉइंट नंबर 3 आप देखेंगे, अगर आपके पास पिटिशन हो 125 सीआरपीसी का नोटिस के साथ आया होगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लिखा होता है कि आई अंडरस्टैंड दैट माई फॉल्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट in this affidavit, apart from being contempt of court, may also constitute an offense under section 199 deed with 191 and 193 of the Indian Penal Code, punishable with imprisonment up to 7 years and fine.
आगे की लाइन में होता है कि सेक्शन 209 ऑफ द इंडियन पिनल कोड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन। फिर नीचे की लाइन में ये भी लिखा होता है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड सेक्शन 191, 193, 199 एंड 209 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो इस तरीके से डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि अगर कोई भी जानकारी गलत पाई गई, गलत दी गई, तो ये कंटेम्प्ट भी होगा और 191, 193, 199, 209 के तहत हमारे खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड होगी। और लास्ट में ये भी लिखा होता है कि मैंने पढ़ा है, समझा है, मुझे बताया गया है और मैं जो भी ये बयान दे रही हूँ होशो हवास में दे रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे खिलाफ 191, 193 और 199, 209 के तहत हमारे खिलाफ FIR की जाएगी। देखिए, 2 पॉइंट दोस्तों कॉमन है और 2 पॉइंट जो कॉमन है वो ये कि जहां लड़कियां पकड़ी जा सकती, अगर आपने साबित कर दिया ये 2 पॉइंट तो मेंटेनेंस देने की जरूरत आपको भी नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट तो ये है कि धारा 125 में कहा गया है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, यानी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसके किसी गैर मर्दों के साथ संबंध है और आप ये साबित कर देते हैं तो मेंटेनेंस आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये कई लोगों का सवाल था, मुझे लगता है कि उनके सवाल का जवाब मिल गया। एक दूसरा पॉइंट, अगर कोई महिला बिना किसी रीजन के मायके जाकर रह रही हैं और पति से अलग रह रही हैं और वहां जाकर के वो अपना कोई अलग रहते हुए केस कर देती है, मेंटेनेंस का केस कर देती है 125 CRPC में, तो भी आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पत्नी खुद कमाती हैं या कमाने में कैपेबल हैं, पहले काम करती थी अब छोड़ रखी हैं, तब भी आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है आपकी वाइफ क्या क्या गलत जानकारी दी है, क्या क्या झूठ बोली है। अगर वो साबित नहीं कर पाई तो जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी केस करने वाली झूठी पत्नी को 7 से 10 वर्ष तक के लिए जेल भेज सकते हैं। साथ ही साथ दिए गए अब तक के मेंटेनेंस के पैसे और वापस लेने के लिए जज साहब से ऑर्डर करा सकते हैं। साहब, आप सब कहेंगे कि वकील साहब क्या कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं ऐसा ही करता हूं अपने केस में, अगर मैं केस लड़ रहा होता हूं तो। एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। आपकी वाइफ ने कहा है कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ है, पर आपकी एक्चुअल इनकम 50,000 मात्र है, जिसमें सही से अपना गुजारा भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ITR स्टेटमेंट कैश इन हैंड लगभग एक समान है, बैंक स्टेटमेंट लगभग एक समान है। तब ऐसी परिस्थिति में स्टोरी झूठी साबित होगी, तो आपकी वाइफ को जेल जाना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपकी वाइफ ने आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बोली है कि आपके पास मकान है, दुकान है, आवास है, दूतावास है, पता नहीं क्या क्या। और सच ये है कि आप रेंट पर रहते हैं, 50 गज का मकान है जहाँ किसी तरह जीवन यापन करते हैं। तो वाइफ जो डिक्लेरेशन देगी वो तो साबित गलत झूठी साबित हो जाएगी, तो ऐसे केस में वाइफ को जेल जाना पड़ेगा। एक बात और याद रखिए, एक बात ये याद रखिए कि जिसने भी जो गलत जानकारी दी है, गलत जानकारी दिखाई है, जो भी झूठी स्टोरी बनाई है, ये सोचकर कि 5 लाख दिखा देंगे तो मेंटेनेंस अधिक ले लूंगी, तो याद रखिए साबित नहीं कर पाएंगी तो जेल जाएंगी, क्योंकि एविडेंस स्टेज पर साबित भी वाइफ को ही करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों केस को एंजॉय करना है, खेलना है, परेशान नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप कैपेबल हैं और अगर आपकी वाइफ ने जेन्युइन कॉज दिखाई है, एक्चुअल एक्सपेंसेस दिखाई है, एक्चुअल इनकम दिखाई है और आप कैपेबल हैं, तो आपको मेंटेनेंस देना चाहिए। मैं ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि झूठे फर्जी कहानी के शिकार हुए हैं, गलत तरीके से मेंटेनेंस बनवाने में सफल हुई है वाइफ। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनकी जेन्युइन है और रिजनेबल कॉज है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अब मेरे पास दोस्तों बहुत सारे हस्बैंड की क्वेरीज आती है, जैसा मैं क्वेश्चन में भी बताया, कई लोगों ने पूछा है कि अगर मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं तो जेल हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे में एक बात याद रखिए, अंतरिम मेंटेनेंस हो या जो फाइनल मेंटेनेंस हो, नहीं देने पर हस्बैंड को जेल नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर हस्बैंड मेंटेनेंस या अंतरिम मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो ऐसे में जो है मजिस्ट्रेट अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकता है, यानी कि हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देने के एवज में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस पर इस पॉइंट को और समझना जरूरी है। जब भी पत्नी का मेंटेनेंस जो है वो फिक्स होता है, चाहे वो फाइनल मेंटेनेंस हो
या अंतरिम मेंटेनेंस हो, तो मेंटेनेंस आपको पे करना चाहिए अगर आप कैपेबल हैं तो। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं है या गलत तरीके से मेंटेनेंस बांध दिया गया है, गलत फर्जी कहानी बना करके मेंटेनेंस बंधवा लिया गया है, तो ऐसे में जो है पत्नी का मकसद होता है या तो मेंटेनेंस मिले या पति को कोर्ट के द्वारा जेल भेज दिया जाए। अब यहाँ पत्नी को भी समझना होगा कि कानून की भी एक प्रक्रिया होती है। हस्बैंड को जेल भेजा जा सकता है, कब किस परिस्थिति में भेजा जा सकता है, ये सब की एक प्रक्रिया है। पत्नी चाहती है कि हम दबाव बना करके दोस्तों हम ये ले लें, मेंटेनेंस ले लें जो कोर्ट ने बांध दिया, तो ऐसा नहीं होता। अगर पति के पास साधन है, मेंटेनेंस देने के लिए कैपेबल है, तो बार बार कहता हूं मैं देना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूं कि यदि हस्बैंड कोर्ट के आदेशानुसार नहीं देता है मेंटेनेंस, तब भी हस्बैंड को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, याद रखिए। अब आपका सवाल होगा साहब कि कोर्ट ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्या है लॉ पॉइंट? जानने के लिए वीडियो को मैं अपील करूंगा कि आखिर तक आपने देखा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आपके स्क्रीन पर आ सके। इन केस अगर आपकी कोई लीगल समस्या है, कोई लीगल क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे जरूर टेक्स्ट लिखें ताकि मैं समय होते आपको जवाब दे सकूं। दोस्तों, अगर कोई भी हस्बैंड चाहे वो अंतरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस के लिए कंप्लायंसेज नहीं कर पाता है, जबकि कोर्ट ने मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है, पति मेंटेनेंस अमाउंट पे नहीं कर पाता है, कैपेबल नहीं है, ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वारंट इशू कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन है। और वो भी कि इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल नहीं कर सकता। जब जब सारी जो है साम दाम दंड भेद रिकवर करने की नीति जैसा मिस्टर साहब अपना लेंगे फिर भी नहीं रिकवर होगा, तो उसके बाद ऐसा किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट जो है वो मेंटेनेंस केस में वारंट इशू करके जेल डायरेक्टली नहीं भेजा जा सकता। मजिस्ट्रेट को भी कानूनी प्रक्रिया यानी जो लीगल प्रोसेस है उसके हिसाब से ही चलना पर होगा। अब लीगल प्रोसेस है उसको भी जान लीजिए। कानून कहता है कि अगर हस्बैंड जो है मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, स्टेट वारंट इशू करेगा। ऐसे में अगर पति के पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि चल संपत्ति है, तो उसे अटैच करेगा यानी उसे सेल आउट करेगा। अगर पति के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऐसे में वारंट इशू किया जाएगा। और किसको ये वारंट इशू किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को। इधर वाइफ को सारी डिटेल्स देने पड़ेंगे कि वाइफ जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को निर्देश दिए जाएंगे कि उस चल या अचल संपत्ति को अटैच किया जाए जिस पर कोई लायबिलिटी नहीं है, और इससे जो है मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो रिकवर किया जा सके। अगर हस्बैंड के पास कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और मेंटेनेंस पूरा का पूरा अनपेड रह जाता है, 1 रुपए भी नहीं जाता है, तब जाकर मजिस्ट्रेट साहब वारंट इशू निकाल सकते हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी, सारी लीगल प्रोसेस को मेंटेन किया, लेकिन अब तक जो है वो नहीं अब तक रिकवर नहीं हो पाया है। वो भी एविडेंस के में पत्नी अगर सब कुछ साबित कर देती है तब। अब होता क्या है कि 90% केस में पत्नी साबित नहीं कर पाती है। 50% केस में पत्नी आज तक झूठा एफिडेविट देने में और गलत जानकारी देने के आधार पर मेंटेनेंस बनवाने में जो है वो सफल हो जाती है, और वो मेंटली हरास करने के लिए उल्टे पत्नी व उसके परिवार वालों पर केस करके जेल भेजने का ऑर्डर कोर्ट दे देता है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस मेंटेनेंस क्या पत्नी क्या करती है, उससे पहले वो सारी चीजें बकवास चीजें लिखी होती है, सारी स्कूप्ड स्टोरी, मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी बनाई होती है। तो ऐसे केस में बाद में जब एविडेंस स्टेज पर आता है वो साबित नहीं कर पाती है, तो मेंटेनेंस भी वापस करना पड़ता है और जेल भी जाना पड़ता है वाइफ को। मैंने जैसा डिक्लेरेशन में आपको बताया। तो एक केस आया था, आप सब नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पर भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट था जिसमें विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में ये केस डिसाइड हुआ था। और उसमें हाई कोर्ट ने 125, 421, 357 सीआरपीसी का हवाला देते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हस्बैंड को जेल नहीं भेजा सकता, और अगर ऐसा मजिस्ट्रेट साहब करते हैं तो वो कानूनी प्रोसेस का दुरुपयोग होगा और मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ भी कंटेम्प्ट हो सकता है। तो ये तमाम जो जानकारी है
वो 125 सीआरपीसी के लिए मैंने आज आपको दिया है कि आपको कैसे लड़ना है। दोस्तों, हम लोग जब केस लड़ते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट से आपको रिलीफ दिलाना शुरू करते हैं। और आप याद रखिए, ये जो केस है वकील साहब लड़ते हैं, ये केस दोनों तरफ के वकील ही लड़ते हैं, क्योंकि पार्टी को आने की जरूरत ज़्यादा नहीं होती इसमें। तो ऐसे केस में आपको ये जिम्मेदारी के साथ लड़ना है, एविडेंस के साथ लड़ना है, फाइट करना है और सबक सिखानी है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा या कैसा लगा जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें आपको ये जानकारी कैसी लगी। और आप लोगों से एक आग्रह है कि आप विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स का जो है गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको एक बार जरूर आप पढ़िए, अपने वकील साहब को भेजिए। और जब भी आप रिप्लाई करें तो इस ऑर्डर को जरूर आप लगाइए, ताकि आपके साथ कोई भी अनजस्टिस ना हो, और आप अपनी लड़ाई को बहुत शालीनता के साथ, शांति के साथ और कानूनी प्रोसेस के साथ, यानी जो लीगल प्रोसेस है उसके साथ आप लड़ सके। आज इस वीडियो को मैं ही खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुनने के लिए। जय हिंद।